डिस्कस किए थे गाउस लॉ के। गाउस लॉ के ऊपर हमने बेसिक जो है डिस्कस किए थे, उसके दोनों फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। मैंने आपको कहा था जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसका यूज़ हम करते हैं जब हमें क्वेश्चंस करने हो, जब हमें क्वेश्चन करने हो क्यूब के, क्यूबॉइड के, इन चीज़ों के क्वेश्चंस करने हो तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म को। जब हमें जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं या स्फीयर है, सिलेंडर है, जब उन्हें हमें डिस्कस करना होता है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कौन से लॉ को? इंटीग्रल फॉर्म। तो आज हमें क्वेश्चन करना है डिफरेंशियल फॉर्म के, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डिफरेंशियल फॉर्म के कराऊँगा और उसके बाद एक शीट में आपको प्रोवाइड कराऊँगा, शाम तक कराऊँगा। उस शीट के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करना है। वो डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर बेस्ड होंगे, क्यूबिकल होंगे, हो सकता है उसमें आपको जो मिक्स क्वेश्चन में मिल जाए, तो जो क्वेश्चन आपसे हो जाए वो कर लेना, जो नहीं हो फिर मैं वो करा दूँ। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस क्वेश्चन में बोला है फाई। फाई मतलब होता है पोटेंशियल। तो फाई की जो वैल्यू है वो है 3x² माइनस वाई, 3x² माइनस वाई प्लस जेड। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी। हमें क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और चार्ज डेंसिटी निकालनी है। देखिए भाई, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वेक्टर, नहीं पोटेंशियल, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है। और जो ये फाई है, फाई ये होता है स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल ये स्केलर क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से? चार्ज की वजह से, और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? स्केलर होता है। और स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट हमेशा किया जाता है। ग्रेडियंट जो हमेशा होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी का होता है। और ग्रेडियंट जब भी करोगे तब आपको मिलती है वेक्टर क्वांटिटी ना। ग्रेडियंट हमेशा किया जाता है, ग्रेडियंट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर स्केलर क्वांटिटी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ग्रेडियंट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर ग्रेडियंट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। और जब भी ग्रेडियंट यूज किया जाएगा तो उससे हमें मिलेगा वेक्टर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये, अब ये जो डेल ऑपरेटर, इस डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसका ग्रेडियंट कराना है। ठीक है, ग्रेडियंट कराना है किसके साथ? इसके साथ 3x² माइनस वाई प्लस जेड, इसके साथ इसका ग्रेडियंट कराना है। ग्रेडियंट कराओगे तो क्या मिलेगा? यह मिलेगा 6x आई कैप, 3 दूनी 6, 6x आई कैप। और फिर उसके बाद y का कराना है, तो y में क्या मिलेगा? माइनस माइनस जे कैप, ये बन जाएगा माइनस जे कैप। और फिर यहाँ पर प्लस का के कैप बन जाएगा। ये हो गया ग्रेडियंट। अब ये माइनस के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा -6 आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे कैप और ये प्लस के कैप। तो यहाँ से हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको बताया गाउस का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस ऑफ ई इसके इक्वल होता है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैं यही तो पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो तो ये आ गई। फिर दूसरा पूछा है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब रो की वैल्यू, तो इसका आप डाइवर्जेंस करो। तो डेल ऑपरेटर की तो यही वैल्यू रहेगी। तो डाइवर्जेंस जो होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का होता है। डाइवर्जेंस जब भी किया जाता है तो वेक्टर क्वांटिटी का किया जाता है। और डाइवर्जेंस जब भी होगा तो हमें स्केलर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वेक्टर वेक्टर क्या दे देंगे? स्केलर। तो अब आपको क्या करना है? डाइवर्जेंस करना है। तो क्या लिखोगे? डेल अपॉन डेल एक्स माइनस 6x आई डॉट आई 1 हो जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे? डेल अपॉन डेल वाई, और जे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1। डेल अपॉन डेल जेड, ये भी 1, और ये इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या वैल्यू देगा? 0। तो यहाँ से क्या बनेगा? -6 बनेगा, -6। ये क्या हो जाएगा? 0, और ये भी क्या हो जाएगा? 0। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रो की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? -6 एप्सिलॉन नॉट।
रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। रो इक्वल्स टू -6 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी यूनिट क्या लिखोगे, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो क्या लिखोगे, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसा बोला है, द टोटल चार्ज कंटेन, द टोटल चार्ज कंटेन्ड contained within the cube, total charge contained within the cube as shown in figure, as shown in figure in which the electric field, in which the electric field is given, E equals to K 4x square I cap, 4x square I cap plus 3yj cap, 3yj cap, where epsilon naught, is the permittivity, epsilon naught is the permittivity of free space, ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी आपको दिया है 7k एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी आपको दिया है 5k एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन डी आपको दिया है 3k एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जैम 2021 में, इट इज जैम 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो भाई, फिगर मैं बना देता हूँ, यानी कि डायग्राम। तो डायग्राम जो हमें दिया है वो कुछ इस तरह से है, ये डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम है, और यहाँ पर है 1,0,0, यहाँ पर है 0,0,0, यहाँ पर है 0,0,1,0, और यहाँ पर है 0,0,1। ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज कैसे निकाले भाई, इसके लिए अब आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, गाउस की जो इक्वेशन है E डॉट डी एस, इक्वल्स टू क्या होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, Q एनक्लोज्ड की। अब आप यूज करोगे गाउस डाइवर्जेंस, गाउस डाइवर्जेंस, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करोगे। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी का आपको सरफेस इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई, और यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम को डेल टाउ से भी लिखेंगे, आप कई जगह देखोगे डेल टाउ से लिखा देखें। तो ये जो है ये बन जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई, और ये हो गया डेल टाउ या डेल, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। और ये हो गया क्यू एनक्लोज्ड अपॉन चार्ज। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज तो ये क्या है, एक वॉल्यूम क्यूबिकल है, तो इसमें हम तीन साइड मान लेते हैं। स्मॉल कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते हैं dx, dy और dz, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि एक स्मॉल कोई क्यूब है, और उसका जो वॉल्यूम है वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ dx, dy और dz। यहाँ ये साइड कौन सी ली हुई है मैंने, ये साइड ली हुई है मैंने x, y और z। ये 1,1,1,0,0 है ना, तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। तो मैंने ले लिया dx, dy, dz। इसको ले लिया x, तो यहाँ लिख लिया मैंने dx, ये हो गया dz, और ये हो गया dy। तो ये तीन मैंने डायरेक्शन ले ली। तो इसका जो स्मॉल वॉल्यूम है d टाउ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, dx, dy और dz। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा।
लिमिट्स क्या क्या होगी? लिमिट होगी 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1। अब डाइवर्जेंस ऑफ ई के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ। तो आप डी अपॉन डी एक्स लिखोगे सबसे पहले, डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स किसका लिखोगे? 4x² का। और डी वाई अपॉन डी किसका लिखोगे? 3y का। जेड जेड इसमें है ही नहीं, तो ये तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा? 4x² का। तो ये हो जाएगा 4x²। फिर यहाँ लिखोगे डी अपॉन डी वाई। डी अपॉन डी वाई जो है वो किसका हो जाएगा? 3y का। ये हो गया 3y का। जेड यहाँ पर है ही नहीं। और डेल टाउ जो है वो किसका हो जाएगा? dx, dy और dz। ये हम लिख नहीं रहे क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो 4x² को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसमें k भी मल्टीपल में है ना, k मैंने बाहर लिख देता हूँ, यहाँ k में ओवरऑल बाहर लिख देता हूँ। तो अब क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 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 0 से 1, 0 से 1, ये 0 से 1, ये 0 से 1, ये k बाहर है। तो 4x² का कितना हुआ? 4 दूनी 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8x। ये कितना आ जाएगा? 8x प्लस इसका कितना बनेगा? इसका इंटीग्रेशन होगा, ओनली 3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा dx, dy और dz। तो सबसे पहले आप सॉल्व कर लो कि इसको dz को अलग-अलग कर दो तीनों को। तो dz का अलग कर दिया आपने, ये बन गया 1। y का और x का वो ऐसे लिख रहने दिया आपने, 0 to 1, 0 to 1, 8x प्लस 3 और ये लिख दिया dx और dy। तो z वाला जो है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो तो दे देगा क्या आंसर? 1 आंसर। ठीक है, क्या आंसर दे देगा? 1। इसी तरह से लिख दो dy का। तो dy और ये कितना हो जाएगा? 0 से 1, ये k है यहाँ पे मल्टीपल में, ये यहाँ मल्टीपल में कौन है? k। और अब इसका कर दो 8x प्लस 3 और ये क्या है? dx, तो ये भी 1 देगा। अब ये है k और 0 से 1। अब आपको इसका करना है 8x प्लस 3 और dx। बेसिक इंटीग्रेशन आपको देखो आने चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ वाला सीन है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 8x² अपॉन 2 प्लस 3x और ये हो जाएगा 0 से 1। तो ये बनेगा k, ये 2 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4x²। तो यहाँ बनेगा 4 और ये बनेगा 3। तो ये ओवरऑल कितने वैल्यू बन जाएगी? 7k। तो 7k जो है वो किसके इक्वल हो गया? वो हो गया q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से q एनक्लोज्ड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 7k एप्सिलॉन नॉट। 7k एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसका आंसर चेक करेंगे, करेक्ट आंसर आपका आएगा कौन सा? बी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेट की तैयारी कर रहे हो तो जो जैम के क्वेश्चन है पीवाईक्यू जितने भी वो, गेट के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो, इफर के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो, जस्ट के जितने भी पीवाईक्यू हैं और नेट के तो है ही, कम से कम वो आपको आने चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनके बाद करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सबसे पहले इनके पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसके बाद इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना। अगर इनके पीवाईक्यूज भी करते हो तो आप देखोगे कि आप एक सब्जेक्ट के अंदर ही करीबन 200 से 100 से 200 से ज्यादा क्वेश्चन कर लो। अगर आप 20 साल पुराने तक पीवाईक्यू करते हो, 10 साल पुराने करते हो पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू एक सब्जेक्ट के करीबन 100 100 सवा 100 के पास आसपास हो जाते हैं। तो उनसे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे डिफरेंशियल लॉ के ऊपर बेस्ड है, अभी मैं इंटीग्रल लॉ में नहीं आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to k under root x cap, where k is a non-zero, constant, k is a non-zero constant, total charge enclosed by the cube as shown below is। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जस्ट 2017 में। ठीक है, जस्ट 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी आपको दिया है k एप्सिलॉन नॉट l पावर 5/2 अंडर रूट 3 - 1, ऑप्शन सी आपको दिया है
के एप्सिलॉन नॉट एल पावर 5/2 और यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस 1 और ऑप्शन डी आपको दिया है के एप्सिलॉन नॉट एल पावर 5/2 और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 ये एल है ये लिखा हुआ है एल। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको? सबसे पहले डायग्राम मैंने नहीं बनाया, डायग्राम बना देता हूं। ये डायग्राम दिया गया है, ये डायरेक्शन आपको दिया एक्स, ये डायरेक्शन दिया आपको वाई और ये डायरेक्शन दिया आपको जेड। तो इस तरह से बन गया डायग्राम। ये डायग्राम दिया है, इसकी जो लेंथ है साइड से जितनी भी वो एल है और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से भी इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है एल और ये डिस्टेंस भी कितनी है एल है। यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये 2l पर पहुंच गया ना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है कहां पर पहुंच गया 2l पर पहुंच गया। तो हमें क्या बताना है टोटल चार्ज यानी कि क्वेश्चन तो कुछ कुछ वैसा ही है जैसा पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पर भी कहानी तो वही है, वही फंडा यूज करोगे जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई और डेल टाउ इक्वल्स टू किसके बराबर करोगे क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जब आप लिमिट लगाओगे एक्स वाई जेड की, एक्स में जो लिमिट लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 0 से 2l, क्योंकि ये जो एंड पॉइंट है वो l ये और l ये कहाँ तक पहुंच गया 2l तक पहुंच गया। तो ये 0 से 2l नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है l से, तो ये कितना लिखा जाएगा l, तो ये लगाओगे l से 2l। y जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से l और जो z है वो कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से l। तो यहाँ x का जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या लगाना है डेल ओवर डेल एक्स ई एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ई वाई और प्लस डेल ओवर डेल जेड ई जेड, ये लिखना है। और उसके बाद डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब क्योंकि x में ही है, y और z तो खत्म ही है, y और z तो जीरो है, तो x में ही हमें डिफरेंशिएशन करना है और k जो है वो बाहर आ जाएगा कॉमन। तो क्या बचेगा l से 2l, l से 2l, दूसरा कितना है 0 से l और तीसरा कितना है 0 से l। तो अंडर रूट एक्स को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा 1/2 और अंडर रूट नीचे आ जाएगा x, तो ये बन जाएगा क्या बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, और ये बनेगा dx dy और dz। तो dy dz जो है वो दोनों क्या वैल्यू दे देंगे, वो दोनों वैल्यू दे देंगे dy dz l l यानी कि l स्क्वायर। तो इसको तो आप सिंप्लीफाई कर दो dy dz को, dy dz तो सिंप्लीफाई और क्या होकर क्या वैल्यू दे देंगे l स्क्वायर, ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा 2l और ये 1/2 आपने बाहर निकाल लिया। अब ये बन गया x पावर -1/2 dx। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये है के एल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ क्या बनेगा यहाँ बनेगा -1/2 एक्स पावर -1/2 का आपको सॉरी एक्स पावर -1/2 का आपको इंटीग्रेशन करना है। कितना बनेगा एक्स पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 यानी कि एक्स पावर हाफ अपॉन हाफ, ये क्या बनेगा एक्स पावर हाफ अपॉन हाफ और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, इसकी लिमिट होगी एल से 2l, कहाँ तक एल से 2l। पहला तो ये हाफ से हाफ खत्म, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये बना के एल स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा अंडर रूट 2l, ये क्या लिखा जाएगा अंडर रूट एल ना, क्या लिखा जाएगा अंडर रूट 2l और अंडर रूट एल। एल को बाहर ले आओ तो ये एल स्क्वायर है और ये एल रूट अगर बाहर निकालोगे कॉमन तो एल की पावर कितनी आएगी हाफ, जो कि यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 1। इसको सिंप्लीफाई करके आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो के एल 5/2 और ये कितना बनेगा अंडर रूट 2 माइनस 1 और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपके पास क्यू एनक्लोज्ड की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी के एप्सिलॉन नॉट एल पावर 5/2, एल पावर 5/2 अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, एनक्लोज चार्ज की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई एनक्लोज चार्ज की। ऑप्शन मैच कराओ, तो अगर ऑप्शन मैच कराते हो तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा अंडर रूट 2, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अ क्यूब ऑफ साइड, अ क्यूब ऑफ अ साइड, क्यूब ऑफ अ साइड ए, ए lies in the first octant, in the first octant. Cube of a side A lies in the first octant with one corner, with one corner at origin, with one corner at origin. एक जो कॉर्नर है वो कहां पर है? origin पर। An electric field, an electric field E, electric field E equals to E naught 1 minus x square upon a square, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या दी हुई है इसकी? आई कैप, आई कैप। एग्जिस्ट इन स्पेस, एग्जिस्ट इन स्पेस, एग्जिस्ट इन स्पेस। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब? इस क्यूब का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो निकालना है आपको। क्यूब जो है वो आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। तो ये क्यूब की साइड हो गई ए कोमा ए कोमा ए, ये कितना हो गया? 0,0,0, और यहां पर हो जाएगा ए कोमा ए कोमा ए। तो फ्लक्स निकालना है आपको। फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है? फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस। अब गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ और इससे इसको किस में कन्वर्ट कर लो? डाइवर्जेंस में, है ना? तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई और डॉट डीवी, डाइवर्जेंस ऑफ ई डॉट डीवी उसमें लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या चेंजेस हैं? डाइवर्जेंस ये जो है कौन सी डायरेक्शन में है? केवल आई कैप में है। डाइवर्जेंस ऑफ ई लिखना है, और डी वी जो है वो किसके बराबर होगा? डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो सबसे पहले आप डाइवर्जेंस ऑफ ई निकाल लो। वाई जेड तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वाई तो जेड तो हुआ ही नहीं। डी अपॉन डी एक्स करना है आपको, तो डी अपॉन डी एक्स करना है। किसका करना है? इसका करना है, ई नॉट, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका आपको डाइवर्जेंस करना है। इसका जब आप डाइवर्जेंस करोगे क्या बनेगा? ई नॉट, है ना, और पहला वाला तो जीरो हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस, और इंटू 2x और अपॉन ए स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस माइनस 2x ई नॉट अपॉन ए स्क्वायर, 2x ई नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ये डाइवर्जेंस ऑफ ई हो गया। अब आप इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करो। इसका जब आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे 1 2 3, है ना, 1 2 3, और ये डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू लिख दो। डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू माइनस 2x ई नॉट अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया dx dy और dz। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो? इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से a, 0 से a और 0 से a। तो वाई जेड का जो इंटीग्रेशन है वो तो क्या दे देगा आपको? ए स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर आ गया, और 0 से a, और ये ए स्क्वायर बाहर निकाल दो, और क्या बाहर निकल जाएगा? माइनस 2 ई नॉट, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? एक्स डी एक्स। तो ये स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा माइनस 2 ई, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये भी कितना आएगा? 0 से ए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बन जाएगा ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगी वैल्यू? फ्लक्स के बराबर। इसका ई नॉट है ना, ई नॉट। तो इसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स, उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। और अगर हम इसको करने बैठते किससे? सरफेस इंटीग्रेशन से, तो बहुत बड़ा हो जाता। बड़ा कैसे हो जाता? एक एक सरफेस का हमें करना होता, फिर फाइनल सभी सरफेस का हम ऐड करते हैं। मतलब एक बार इसका निकालते ऐसे, एक बार इसका निकालते, फिर इन दोनों को ऐड कराते, फिर आंसर निकालते। तो इससे भी जाता, इससे भी जाता कि ई डॉट डी एस कराया था इसका, और ई डॉट डी एस कराया जाता उसका, तो होने को तो उससे भी हो जाता, पर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता।
ठीक है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका मैं सरफेस इंटीग्रेशन से भी आपको करके बताऊंगा एक क्वेश्चन में। पहले मैं आपको वो होमवर्क में दूंगा, आपसे नहीं होगा तो फिर करेंगे उसको। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये हो गया ना, हाँ ये था, ये हो गया। के बाद पहले वॉल्यूम वाले खत्म कर लें, वॉल्यूम वाले खत्म कर लें, उसके बाद फिर दूसरे करेंगे। एक ये सरफेस वाला मैं आपको करा देता हूँ, सरफेस से करा देता हूँ, तो फिर ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाएंगे और फिर मैं आपको जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इसके वो करा दूंगा। देखो भाई, अब मैं इस क्वेश्चन को, ऐसी तरह के क्वेश्चन को मैं सरफेस इंटीग्रेशन से करा दूँ। एक मिनट, क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड आउट द फ्लक्स, फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब, from a cube, find out the flux from a cube as shown in the figure, as shown in figure. Value of electric field, value of electric field is E equals to, ये हमें दिया है 4xz i cap माइनस जे वाई स्क्वायर, जे कैप है, जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड। डायग्राम जो हमें दिया है वो डायग्राम कुछ ऐसे बना के, डायग्राम कुछ इस तरह से बना के दिया है हमें। ये साइड है x, ये साइड है y और ये साइड है z। तो ये सरफेस हो गई 1, इनको नंबरिंग भी दे दी, a b, ये है c और ये है d, ये है e, कहाँ गया, o, ये है o, ये है f और ये है g। अब इस क्वेश्चन को हम करने को तो डिफरेंशियल फॉर्म से करेंगे तो आसान पड़ेगा, पर अब इसको हम सरफेस इंटीग्रेशन से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन से। तो सबसे पहले चीज तो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। अबव इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अबव इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। पोजीशन डिपेंडेंट मतलब जो पोजीशन पर डिपेंड करे, जिसके अंदर पोजीशंस आ रही है ना, जैसे एक्स जेड ये आ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज इट इज पोजीशन डिपेंडेंट, इट इज पोजीशन डिपेंडेंट। पहली चीज तो आप यहां से ये निकाल लो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक सरफेस आप चूज करते जाओ। जैसे कि मैं सरफेस ले ली, ये वाली 1 ले ली, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू होगी φ1, और उसको कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा E1 डॉट ds। अब जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है वो एरिया वेक्टर है, मैंने आपको कल भी बताया था। एरिया जो है इसका कहा जाता है परपेंडिकुलर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ds1, मैं 1 ले रहा हूं, तो ये डायरेक्शन x हो गई, ये डायरेक्शन z हो गई, ये डायरेक्शन y हो गई। तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया ds1 जिसको हम बोल रहे हैं ds1, इस ds1 का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो लिखा जाएगा, दो प्लेन से मिलकर बन रहा है। एक तो हो जाएगा dx और एक हो जाएगा dz। दो प्लेन हो गए ना, एक dx और एक dz। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले प्लेन्स में लिख देता हूँ जो जो मैं बनाऊंगा। तो ds1 जो है उसका एरिया हो जाएगा dx और dz। इसी तरह से मैं प्लेन नंबर 2 इसके जस्ट नीचे ले लेता हूँ 2,
तो ds2 जो है वो भी क्या लिखा जाएगा, dx और dz। ds2 जो है वो भी लिखा जाएगा ds और dz। और इसका जब वेक्टर निकालोगे, इसकी डायरेक्शन निकालोगे, तो ds1 की जो डायरेक्शन है वो जाएगी ऐसे, ये तो जाएगा पॉजिटिव जेड में, ये किधर जाएगा, पॉजिटिव वाई में, सॉरी। इसकी डायरेक्शन आएगी जे कैप। और ds2 के जो डायरेक्शन जाएगी वो इधर जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ, तो इसको लिखोगे आप माइनस जे कैप। इसको आप क्या लिखोगे, माइनस जे कैप। इसी तरह से आप ले लो 4 और 5। तो थर्ड ले लो पहले, तो थर्ड आप लिखो, इसको लिख लो थर्ड और उसको लिख लो फोर्थ, इसके जस्ट पीछे वाला। तो ये लिख लो आप थर्ड और इसके जस्ट पीछे ये वाला आप लिख लो फोर्थ। तो ds थर्ड जो है वो बनेगा 2 से मिलकर, एक तो हो गया कौन सा वाला, ये एरिया हो गया ना, एक तो y हो गया और एक कौन सा हो गया x। तो ये बन जाएगा dx और dy, और ये आएगा किधर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर। ये लिखा जाएगा पॉजिटिव k ds3। ये क्या लिखा जाएगा, ये ऐसे चल रहा है ना, हाँ, तो ये पॉजिटिव k होगा ds3, तो ये होगा k कैप। और ds4 जो है वो इसके ऑपोजिट है, ds4, तो वो क्या लिखा जाएगा, dx और dy, और वो हो जाएगा माइनस k कैप। क्या हो जाएगा, माइनस k कैप। इसी तरह से आप बना लो 5 6, तो इसको ले लो आप 5 और इसको आप ले लो 6, वो जो आपकी मर्जी है वो आप लेना चाहते हैं। ds5 जो है वो क्या लिखा जाएगा, वो ये वाला बन रहा है, ये वाला। तो वो हो जाएगा dz और dy, ये पॉजिटिव x में जाएगा, तो ये बनेगा dy dz, और ये पॉजिटिव x में जाएगा x कैप। और इसी तरह से ds6 हो जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव z में, तो वो x में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव x। तो इस तरह से आपने सबके क्या ले लिए, सरफेस वैल्यू ले ली। अब आप एक एक करके निकालते जाओ। तो सबसे पहले आप ds1 के लिए निकालोगे, तो क्या लिखोगे, phi1 e डॉट ds1। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एज इट इज लिख दो, 4x जेड कैप, 4x जेड कैप, 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के कैप, ये लिख दिया। और ds1 जो है डॉट प्रोडक्ट होना है, ds1 की वैल्यू कितनी है, dx dz जे कैप, इसकी वैल्यू कितनी है, dx dz जे कैप। तो अब जे डॉट जे होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो जे डॉट जे होगा तो ये जीरो हो जाएगा बाकी। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से वैल्यू बन रही होगी माइनस वाई स्क्वायर और dx और dz, माइनस वाई स्क्वायर dx और dz, ये वैल्यू आ रही होगी। अब कौन कौन सी डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करना है, x और z। x और z में हमारे पास लिमिट 0 to 1 मान लो, क्योंकि ये क्यूब पे यहाँ पे रखा है ओरिजिन पर, तो इसको 0 से 1 और इसको भी 0 से 1, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ से, तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बनेगा, जे डॉट जे वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड, वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे डी एक्स डी जेड, वाई की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 1, वाई की भी वैल्यू 1 रखोगे ना, तो डी एक्स डी जेड, तो ये कितना बन के आएगा, ये बनेगा माइनस। भाई डी एक्स करोगे तो वो बनेगा एक्स, डी जेड करोगे तो वो भी बनेगा कितना, जेड। 0 to 1 और वाई स्क्वायर जो है यहाँ पर लिमिट लगा, वाई इक्वल्स टू 1, तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, -1। फिर आप निकालोगे फाई टू जो है वो यहाँ पर निकाल रहे हो आप, ये कहाँ पर रखा है, ओरिजिन पर ही रखा है। फाई टू जो है वो कहाँ रखा है, ओरिजिन पर ही रखा है। देखो ये फाई टू है ना, जो ये फाई टू, ये यहाँ रखा है, यहाँ पर ये यहीं रखा हुआ है। फाई टू के लिए जब आप निकालोगे ई डॉट डी ए, इसके लिए E2.ds2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 फाई टू के लिए, क्योंकि ये कहाँ पर रखा है, सिर्फ ओरिजिन पर रखा है। ये प्लेन जो है ये कहाँ से चालू हो रहा है, ओरिजिन से चालू हो रहा है। इसी तरह से जब आप इसके लिए निकालोगे 6 के लिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0, 6 वाला। और इसी तरह से जब आप इस 4 के लिए निकालोगे तो 4 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तीनों 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर रखें, ओरिजिन पर ही रखें तीनों प्लेन्स। ठीक है, तीनों प्लेन्स कहाँ पर रखें, ओरिजिन पर ही रखे हैं। तो इनका जब ई डॉट डी एस करोगे तो लिमिट नहीं बनेगी। लिमिट नहीं बनेगी मतलब जैसे यहाँ पे आप इसकी लिमिट बनाने जाओगे, मैं इसको बता ही दूँ आपको।
जब आप इसकी लिमिट बनाने जाओगे फाई 2 लिखोगे, तो फाई 2 में आप क्या लिखोगे, ई डॉट डी एस लिखोगे, और डी एस आपका क्या रहेगा इसमें, वो रहेगा डी एक्स और डी जेड ही रहेगा, जे कैप रहेगा माइनस का, तो ये माइनस होगा। पर इसकी लिमिट कैसे बनेगी, क्योंकि ये कहाँ पर रखा है, ओरिजिन पर ही रखा है, ओरिजिन पर ही रखा है, तो एक लिमिट तो बन जाएगी तुम्हारी कौन सी वाली, एक्स वाली 0 to 1, पर जेड वाली जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 0 से 0, है ना, वो तो वही रखा है, वही रखा है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 0। फाइव टू 0 हो जाएगा एक तो, एक कौन सा 0 हो जाएगा, 5 6 0 हो जाएगा, और एक कौन सा 0 हो जाएगा, 5 4, 5 2 5 6 और 5 4 ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0, 5 2 0 हो गया, 5 4 इसी तरह से 0 हो जाएगा, और 5 6 भी इसी तरह से 0 हो जाएगा, 3 0 हो गए, 4 वैल्यू निकल गई, 5 1 5 2 5 4 और 5 6। अब निकालते हैं हम ये 5 5, तो 5 5 की जो वैल्यू निकालोगे, तो इंटीग्रेशन ई की वैल्यू एज इट इज, और 5 कौन सा है, 5 है ये वाला डी वाई डी जेड एक्स के, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 एक्स जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, और इसमें क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डी वाई डी जेड, डी वाई और डी जेड, और ये कौन सा एक्स कैप, तो इसमें केवल एक्स कैप में करना है, और इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1, इसमें हो जाएगा 0 से, तो एक्स कैप मतलब आई कैप में चलना है, तो आई कैप वाला कितना हो गया, 4 एक्स जेड, केवल इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 एक्स जेड का, बाकी सब हटाओ, 4 एक्स जेड, और ये कितना हो गया, डी वाई और डी जेड, लिमिट जो एक्स की है वो हो जाएगी 1, एक्स की जो लिमिट है और वाई की जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 1, 4 एक्स जेड डी वाई डी जेड, और एक्स की वैल्यू कितनी, 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 5 5 का आंसर आ जाएगा 2, इसी तरह से एक और रह गया, कौन सा रह गया, ये 5 3 निकालोगे जब, तो 5 3 निकालोगे तो उसका मैं वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो 5 3 की जब वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 1/2, वो आएगी 1/2, तो टोटल जो फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स फाई, वो किसके इक्वल होगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 और प्लस 5 6, और 1 में क्या वैल्यू आई थी, -1, 2 0 हो गया था, 4 0 हो गया था, 6 0 हो गया था, तो 2 0, 3 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, 3 की वैल्यू आ गई 1/2, 4 कितना हो गया, 4 हो गया 0, 4 हो गया 0, 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 2, 5 की वैल्यू आई 2, और 6 की वैल्यू आई 0, तो ये कितना हो गया, 2 - 1 1, 1 + 1/2 3/2, आपके पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो कितना आ गया, 3/, है ना, ये क्वेश्चन तो बड़ा था, पढ़ा तो था, पर आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम होता है, नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में बहुत टाइम होता है, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, तो आपको यहाँ से पता भी लग गया होगा, जब सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो जो प्लेन ओरिजिन के ऊपर ही रखे होंगे, जो प्लेन ओरिजिन पर ही होंगे, तो उनका जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई लिमिट नहीं बनेगी, ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई लिमिट नहीं बनेगी। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बेस्ड थे किसके ऊपर बेस्ड थे, ये थे वॉल्यूम इंटीग्रेशन के ऊपर, डिफरेंशियल लॉ ऑफ गाउस लॉ के ऊपर बेस्ड थे। अब मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराता हूं जो आपने 12th क्लास के अंदर भी आपके पढ़े होंगे, 12th क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे, जैसे एक क्यूब के लिए हमें क्या निकालना है, एक क्यूब के लिए हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक क्यूब के लिए हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, उनको